प्रिय दोस्तों, आपके सामने फिर एक बार कमांडर सुधीर कुमार अपने YouTube चैनल पल्स पीस ऑफ इंडिया पे। इस बार मैं काफ़ी देर से आया हूँ क्योंकि काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी है मुझे इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए और आम आदमी को, भारतीय आम आदमी को बताने के बारे में कि भारतवर्ष में गरीब क्यों और गरीब हुआ और इसमें बैंकिंग व्यवस्था का, जो हमारी बैंकिंग प्रणाली थी, उसका कितना योगदान है, किस तरीके से उसका मिसयूज़ हुआ है। करीब 67-68 ईयर्स तक नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले और इस गवर्नमेंट के आने से पहले 2014 तक एक पर्सपेक्टिव में, बीच बीच में कुछ गवर्नमेंट आई हैं, जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट जिसको लीड किया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, या फिर जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, या बीच में कुछ 6-7 साल के लिए अटल बिहारी वाजपेयी आए। तो इसमें काफ़ी जो योगदान रहा है, मैं एक फाइनेंस व्यवस्था का करता हूँ कि 1947 से गरीब के लिए किसी भी गवर्नमेंट ने सोचा ही नहीं था। और जो बैंकिंग व्यवस्था थी वो सिर्फ उनके लिए थी जो पॉलिटिशियंस जिसको रिकमेंड करते थे, उन्हीं को लोन मिलते थे इंडस्ट्री के लिए। और इसमें फिर एक तरीके से जो नौकरशाही थी, जो एक तरीके से बाबू कल्चर थी, या एक जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में थे, तो पॉलिटिशियंस और उनका मिलना, और फिर इसमें काफ़ी तंत्र जुड़ा। और फिर आप देखेंगे कि सभी पैसा जो भी बैंकिंग लोन इंडस्ट्री के सामने उठता था या किसी भी चीज़ के लिए होता था, उसको काफ़ी खाया जाता था करप्शन के रास्ते। आप देखेंगे, मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ कि जब मैं पढ़ रहा था और मतलब हाई स्कूल 10th में, जब मुझे या 12th में, या फिर जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, उस टाइम पर जो मुझे नॉलेज आई, तो उस टाइम पर मेरे सामने, मैं यूपी में पढ़ रहा था, तो यूपी फाइनेंस कॉरपोरेशन करके एक संस्था होती थी। तो उसमें लोग यही कहते थे कि यूपी फाइनेंस कॉरपोरेशन में यदि आपका कोई जानकार है तो वहाँ से आप लोन ले लीजिए और फिर उस लोन को आप खाकर बैठिए, उसको जो है ना, जो भी आपने असेट किया है उस असेट को हैंड ओवर कर दीजिए बैंक को वापस। तो ये इस तरीके से होता था कि आपका प्रोजेक्ट बनाइए, ये प्रोजेक्ट छोटा होता है। मान लिया उस प्रोजेक्ट में कॉस्ट थी कुल 1 लाख की, लेकिन उसको बढ़ा चढ़कर 4-5 लाख ले जाया गया और फिर वो 4-5 लाख लोन लिया गया। उसमें से जिसने लोन लिया उसने कुछ बैंकिंग ऑफिशियल्स को, कुछ पॉलिटिशियंस को, कुछ जो नौकरशाही के लोग उसमें तंत्र जो इन्वॉल्व था उसको पैसे दे दिए और बाकी पैसे खाकर बैठ गए। और जो असेट थे उसके अगेंस्ट जो मॉर्गेज किया हुआ था बैंक को, वो उससे कम होते थे। तो ये एक प्रणाली, एक व्यवस्था चलती हुई आई है। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो दुरुपयोग हुआ, जो एक डेलाइट बैंक लूट हुई, उसका मैं फिर से एक ये उदाहरण देना चाहूँगा क्योंकि इस पर मैंने बहुत ही एक्सटेंसिव रिसर्च करी है और ये मेरे दिल के बहुत ही नज़दीक है। क्योंकि भारतवर्ष में गरीब को और गरीब बनाने के लिए और भारतवर्ष में इनइक्वलिटी को बढ़ाने के लिए इसका सबसे बड़ा योगदान है। फिर मैं आपके सामने लाऊंगा कि 2008 और 2014 इतने गवर्नमेंट बनी, इलेक्शन के रिजल्ट आए 2014 में लोकसभा के, उससे पहले तक 2008 और 2014 के बीच में जो हमारी जो सरकारी बैंक्स हैं, जिनको हम पीएसबी बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उन्होंने जो लोन दिया इंडस्ट्री को या कॉरपोरेट को, वो था करीब 33 लाख 33,40,000 करोड़ रुपए। यदि मैं आपको याद दिलाऊं, जिसको मैं बार बार कहता रहता हूं, कि 1947 जब हम आज़ाद हुए उसके बाद से 2008 तक जो हमारे सरकारी बैंक थे, उन्होंने कुल जो लोन दिया था वो सिर्फ 18,50,000 करोड़ था। लेकिन 2008 के बीच में ये उन सारे का रिकॉर्ड तोड़कर इन 6-7 सालों में जो लोन दिया गया वो करीब पूरे पिछले सालों से बढ़कर डबल हो गया, 33,40,000 करोड़। और यही कारण था कि सभी बैंक के एनपीएस हो गए। अब एनपीएस को जरा आप देखिए, इस सभी प्रणाली को किस तरीके से पैसा 1993 जब ये
शुरू हुआ, एक तरीके से उदारीकरण की नीति भारतवर्ष में आई, तो इन सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए डीआरटीज बने, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। तो ये डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स भी क्या होते थे कि इसमें जो तंत्र मिला हुआ था इन लोन में, उसमें जैसे एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी होता था बोर्ड के ऊपर, लेकिन वो भी मिला हुआ होता था, एक चार्टेड अकाउंटेंट एजेंसी होती थी, और फिर पॉलिटिशियंस का उसमें हाथ होता था, फिर नौकरशाही जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उसका हाथ होता, और सभी मिलके एक तरीके से उसमें लोन के बाद, और ये डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, इनमें सालों साल केस खिंचते जाते थे, और किसी को भी वो पैसा बैंक के लिए वापस नहीं जाता था, और बैंक को ही उनका लॉस उठाना पड़ता था। लेकिन उसके बाद 2002 में एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो भी बनाई गई, ये 2000 में बनी। उसके बाद लोक अदालत भी बनी कि किस तरीके से लोन की प्रणाली को सुधारा जा सके, लेकिन कभी भी एक सक्षम प्रणाली सामने नहीं आई जिसकी वजह से ये बैंकों का लोन वापस हो सके। और यही कारण है कि जो अमीर थे, जो इस व्यवस्था के अंदर पैसा खा सकते थे, करप्शन के द्वारा पैसा खा सकते थे, वो अमीर होते चले गए। लेकिन फिर एक आया जो था, एक कंप्रोमाइज सेटलमेंट एक्ट आया, वो 2001 में आया, लेकिन वो भी इसको सोल्व नहीं कर पाया। फिर उसके बाद में सरफसाई एक्ट आया। सरफसाई एक्ट 2002 जो आया, ये सरफसाई एक्ट 2002 ये सिर्फ उन लोगों के लिए था जिन्होंने छोटे छोटे लोन ले रखे हैं, जो मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं, जिन्होंने घर ले लिया और किसी वजह से वो वापस नहीं कर पाते, वो इतने सक्षम नहीं है कि वो जाकर डीआरटी तक पहुंच जाएं, वो इतने सक्षम नहीं है कि वो कोर्ट की प्रणाली का सहायता ले सकें, कंज्यूमर कोर्ट तक चले जाएं, उनके पास इतने पैसे नहीं थे, तो उनकी प्रॉपर्टी को कैसे बैंक जब्त कर सकती हैं उस तक ही सीमित रहा। लेकिन जो बड़ी बड़ी बिजनेस थी, और जो इस तरीके से जो सब लोग मिलकर जो बैंकों से लोन ले रहे थे, और जो उसमें एक तरीके से एक लूट और जो करप्शन का उसमें जो इन्वॉल्वमेंट था, वो कभी इससे दूर नहीं हो पाया। फिर इसके बाद में सरफसाई एक्ट के बाद में फिर ARC आया, दैट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज जो है वो 2002 में। और इसी लोन को जो है ना किस तरीके से आगे जो है ना बैंक जो है ना इतना लचर पचर इसको बनाया जाए जिससे बैंक और लोन देती जाए। फिर आया CDR, दैट वाज द कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चराइजेशन। तो इसमें क्या होता था कि मान लिया यदि कोई कॉर्पोरेट लोन को वापस नहीं दे जाती है, तो फिर एक अपना प्रपोजल देती थी कि अब ये प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ गई है, तो बैंक उसको रीफाइनेंस करती थी, उसके इंटरेस्ट रेट को रीफाइनेंस करती थी, और उसका टाइम पीरियड बैंक रीपेमेंट लोन का बढ़ा दिया जाता था और सरप्लस लोन दिया जाता था। फिर उसके बाद में 2014 में एक आया 525 रूल, और ये भी इसी तरीके से था कि किस तरीके से आम जनता के आंख में धूल झोंकी जा सकती है, और किस तरीके से जो है ना लोन के ऊपर लोन जो है ना किस तरीके से कुछ लोगों को दिए जा सकते हैं। तो मैं उसी पे आऊँगा। 2008 से 2014 के बीच इतने 2014 लोकसभा के इलेक्शन के रिजल्ट आए और नई गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया। बहुत ही बड़ी डे लाइट बैंक लूट थी, जिसकी वजह से जो NP थे, नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स, वो 10 लाख करोड़ के पास पहुंच गए। अब 2014 के बारे में मैं कहता हूँ, इसमें एक जॉइंट लैंडर्स फोरम बनाया गया 2015 में। जब NPA की खबर आने लगी तो उसमें सारे के सारे लैंडर्स ने एक जॉइंट फोरम बनाया, क्योंकि उसमें पता चला कि एक ही कॉरपोरेट ने एक ही जमीन को, एक ही एसेट्स को मॉर्गेज करके डिफरेंट बैंकों से लोन लिया हुआ है। इसका मतलब ये था कि जो हमारी सरकारी बैंक थी उसमें आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं था कि यदि एक कॉरपोरेट ने या एक बिजनेस ने जो कॉरपोरेट लोन लिया है वो उसी को मॉर्गेज करके दूसरी बैंक से ले रहा है, तो वो दूसरी बैंक को बता सकें कि भाई इसने हमसे लोन लिया हुआ है, हमारे पास ये इनका एसेट मॉर्गेज है। तो इस तरीके से काफ़ी वो हुआ। लेकिन ये भी फिर उसके बाद में जो है ना एक बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया गया। बैंक बोर्ड ब्यूरो ये था कि इन सब चीज़ों का समाधान ढूंढे कि ये नॉन प्रोडक्टिव एसेट जो बने हैं उनका कारण क्या है। तो मैंने आपको कारण बता ही दिया कि ये क्यों बने, किस तरीके से कि प्रोजेक्ट कॉस्ट है मान लिया
500 करोड़, तो उसके ऊपर जो है ना 20,000 करोड़ तक का किस तरीके से लोन लिया जा सकता है, ये इसमें आया। और आप देखेंगे कि जो 12 अकाउंट्स थे ऐसे बड़े जो नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स बने, उनके ऊपर आप यदि देखेंगे तो कम से कम 15,000 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ तक के लोन जो है ना एक एक कारपोरेट के ऊपर हुए हैं। और ये सारा पैसा कहाँ गया है, क्यों नहीं आरबीआई उसको कर पाई? 2014 में बहुत ही फेमस थे रघुराम राजन, जो बहुत ही ईमानदार और बहुत ही प्रोफेशनल और एक आईवी बिजनेस स्कूल से पढ़े हुए माने जाते थे। और ये माना जाता था कि रघुराम राजन यदि इंडिया से चले जाएंगे तो इंडिया की इकोनॉमी बैठ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनके राज में ये बिल्कुल खुले रूप से चल रहा था, तो वो भी इस पे नकेल नहीं लगा सके। उसके बाद में आया एसडीआर। एसडीआर वॉज स्ट्रेटेजिक डेट रीस्ट्रक्चराइजेशन। 2015 में आया कि भाई देखें किस तरीके से। अब मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि यदि एनपीए नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स किसी कारणवश होता है, मान लिया बिजनेस में कोई ऐसी अड़चन आई जो अनइंटेंशनल थी, जिसमें कोई फ्रॉड नहीं है, कोई इकोनॉमिक फ्रॉड नहीं है, कोई करप्शन नहीं है, कोई बेनामी प्रॉपर्टी नहीं है, कोई शाइफन ऑफ फंड्स नहीं है, या एक जगह से फंड को दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं करा गया है इंटरनली, या शेयर होल्डिंग में कुछ नहीं करी गई है, या उसके बेनामी प्रॉपर्टी में कहीं फॉरेन कंट्रीज में कुछ नहीं किया है, या उसको सेफ हेवन से पैसे को रोटेट नहीं किया है, तो इसके बावजूद यदि एनपीए होता है तो उसको रिवाइवल करने के लिए प्लान ठीक होती है। लेकिन इंडिया में उसका बिल्कुल रिवर्स था। वो सारा का सारा पैसा जो इस तरीके से बैंक लोन में जो ह्यूज 33,40,000 करोड़ रुपए जो 2008 और 2014 के बीच में लिया गया, वो सिर्फ लूट का था। अब आप देखिए उसके बाद में एसडीआर आया, फिर आया असेट्स क्वालिटी रिव्यू। जब असेट क्वालिटी रिव्यू हुआ तो वो सारे एनपीए बाहर आए। सारे एनपीए बाहर आने के बाद में फिर एक रूल बनाया गया 2016 के अंदर, दैट वाज S4A, स्ट्रेस असेट्स को रिव्यू करने के लिए। और 2016 में ही आया आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अब इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ने डेफिनेटली एक मैकेनिज्म दिया कि किस तरीके से ये रिजॉल्व हो सकते हैं, लेकिन उसमें देखिए करीब 4.5 लाख या 4,80,000 करोड़ जो रिजॉल्व हुए हैं, उससे उतनी ही मात्रा में गवर्नमेंट ने बैंक को कंसोलिडेशन करने के लिए अपना पैसा इन्फ्यूज किया है, मीन्स टैक्स पेयर का पैसा जो है ना बैंकों को दिया है। तो इस तरीके से आप हेयर कट देखिए कि जितने भी रेजोल्यूशन हुए हैं उसमें हेयर कट जो है वो 66% से होकर 93% तक हेयर कट हुए हैं। तो ये जो हेयर कट हुए हैं ये लॉस सारा पब्लिक मनी का ही हुआ है। इसका मतलब S4A जो था, स्ट्रेटेजिक स्ट्रेस असेट्स को जो रेजोल्यूट करने के लिए आईबीसी जो बना, फिर आईबीसी में चेंजेस लाई गई, फिर असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज ARCI, फिर ये देखा गया कि प्राइवेट ARC वर्सेस पब्लिक ARC वो कितनी इफेक्टिव होंगी। फिर उसके बाद में बैड बैंक की कंसेप्ट सोची गई। लेकिन अब ये 2017 में जो बैड बैंक की कंसेप्ट सोची गई थी वो इसलिए कि बैंक का जो बैड डेट है वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे इसमें बैड बैंक में, और उसमें कुछ पैसा जो है ना बैड बैंक को शुरू करने के लिए इनिशियली कुछ पैसा गवर्नमेंट दे देगी, और बाद में जब बैंक की जो है बैलेंस शीट बिल्कुल क्लीन हो जाएगी तो बैंक के पास में लिक्विडेशन हो जाएगा और वो फिर से एक बार जो है ना लैंडिंग शुरू कर देगी। लेकिन ये कोई आइडिया जो है ना कोई सक्सेसफुल नहीं है। और अब ये बैड बैंक जो है ना वो बैड बैंक अब एक तरीके से बन भी गई है, और शुरू में करीब 70,000 करोड़ के करीब गवर्नमेंट ने उसमें पैसा भी दे दिया है कि बैड बैंक को जो है ना बैंक अपने बैड डेट को उसमें ट्रांसफ़र कर सके। लेकिन क्या ये सॉल्यूशन है? नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं है। रिकवरी पैसे की कैसे हो? अब रिकवरी होने से
जो हमारे NCLT NCALT या डिफरेंट कोर्ट्स का है उसमें लंबी प्रक्रिया हो रही है और IBC को भी काफ़ी टाइम लग रहा है और IBC में मॉडिफिकेशन करने के बाद भी टाइम लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो पब्लिक उठाती है, पढ़े लिखे लोग इस देश के उठाते हैं कि इतना बड़ा पैसा उनका इनकम टैक्स का जो बैंकों ने लोन पे दिया उसकी रिकवरी कैसे होगी, ये हेयर कट गवर्नमेंट को क्यों लेना पड़ा और इतने पैसे का जो हेयर कट लोन है ये पैसा कहाँ गया। अब ये पैसा वहाँ पे गया, यदि मैं एक एग्जाम्पल लूँ DHFL की, जो DHFL एक NBFC कंपनी है बॉम्बे की, उसका रेजोल्यूशन हो गया है और DHFL NBFC को पीरामल हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन ने ले लिया है। लेकिन उनके ऊपर जो लोन थे वो थे करीब 85,000 करोड़ और जो पीरामल ने खरीदा है वो खरीदा है करीब 22,000 करोड़ में। इसका मतलब लेंडर्स को जो उसमें मिलेंगे वो मेरे ख्याल से 9,000 से 12 या 13,000 करोड़ रुपए कुल मिलेगा। तो इसका मतलब हेयर कट कितना लेना पड़ा बैंकों को, ये ह्यूज, इट गोज टू नियर अबाउट 75 to 80% हेयर कट बैंकों को लेना पड़ेगा। क्योंकि 9 से 13,000 क्यों मिलेंगे 22,000 में से, क्योंकि वो नॉन कन्वर्टेबल जो डिबेंचर्स हैं, जो शेयर हैं, बाकी पैसा ये पीरामल हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन उसकी तरफ देगी। तो इसमें ये जो पैसा है इसमें ये बिल्कुल सामने आ गया है। DHFL, जो DHFL के ओनर हैं, उन्होंने करप्शन से पैसा किस तरीके से उसको साइफन किया है, बैंक लोन को लेके अपने पर्सनल असेट्स बनाए हैं, एक ही असेट को बार बार मॉर्गेज किया है। जो फैमिली असेट्स हैं वो उनके बच्चों के हैं और फैमिली असेट्स हैं जिनको एट प्रेजेंट छुआ नहीं जा सकता। उन्होंने बेनामी प्रॉपर्टी जो है ना पूरे वर्ल्ड में खरीदी है। उन्होंने जो हमारे मुंबई कांड के जो बॉम्ब ब्लास्ट से जुड़े हुए लोग हैं, जो क्रिमिनल हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से संबंध रखते हैं, ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी भी उन्होंने खरीदी है। जब इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं तो फिर एक आम आदमी पूछता है कि रिजर्व बैंक का एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी वहाँ पर रहा है, जो चार्टेड अकाउंटेंट है, जो ऑडिट करते थे, फोरेंसिक ऑडिट उन्होंने क्यों नहीं किया, और ये इतना पैसा जो है ना कहाँ पे गया, अभी भी एक मुद्दा है। तो पैसे की रिकवरी एक मुद्दा है। तो मेरे ख्याल से मेरी रिकमेंडेशन ये है कि जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनकी थोड़ा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और उनको कानून के तहत उनको सज़ा होनी चाहिए, और वो सज़ा होनी चाहिए कोर्ट के तहत, और उसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने चाहिए, चाहे वो NCLT हो, NCALT के, या जहाँ पे भी इस तरह के IBC के रेजोल्यूशंस हैं उनको करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का होना बहुत मुश्किल है। इसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी दी जाए, नहीं तो ये बहुत ही मुश्किल है कि इसको रोका जा सके। ये बहुत ही मुश्किल है। जो हमारे NPA जनरेट हुए, कुछ NPA जो हैं वो हमारे अभी जो है ना, जो हमारे छोटे उद्योग हैं, जो हमारे एक तरीके से वो पेंडेमिक पीरियड में उनके भी NPAs होंगे, लेकिन वो दूसरा कारण है। लेकिन जो ये 2008 और 2014 के बीच के जो बहुत ही लार्ज जो NPAs हैं उनका निवारण सिर्फ IBC से नहीं है, वो इंडियन पेनल कोड के अंदर जो है जितने भी लोग रेस्पॉन्सिबल रहे हैं। अभी एक रियल एस्टेट की कंपनी है जो ग्रेटर नोएडा में सेटल्ड है, उनका बिल्कुल सामने आया, उनके ऊपर भी करीब 85-88,000 करोड़ रुपए है, और उनके जितने भी एसेट थे उन्होंने बार बार जो है ना मॉर्गेज किया है बैंक में। ये रियल एस्टेट कंपनी थी, गुड़गांव में उनका था, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर का था, वो पावर सेक्टर में भी थे, और उन्होंने जिस तरीके से लोन लिया है, लेकिन अभी भी उनका कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने करीब 14,000 करोड़ रुपए जो है ना वो होम बायर, जो होम बायर हैं, जो क्लाइंट्स हैं, उनके कस्टमर हैं, उन्होंने भी 14,000 करोड़ रुपए उनको दिया हुआ है, लेकिन उसका भी अभी तक जो है ना कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। तो इस तरीके से फिर एक बार गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि ये टैक्स पेयर का पैसा किस तरीके से वापस आए, किस तरीके से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लग सके, और किस तरीके से गरीबी को दूर किया जा सके। क्योंकि ये पैसा जो जिन लोगों ने, जो भी बिजनेसेस थी, जो भी कॉरपोरेट थे,
उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। कुछ दिन उनको जेल में जाना पड़ता है, उनकी जमानत हो जाती है, कुछ उनकी रिकवरी होती है, पर मेनली तो जो करना पड़ रहा है वो गवर्नमेंट ही करती है उसको मेकअप, और गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा इन्फ्यूज़ करती है बैंक को सुदृढ़ करने के लिए। और बैड बैंक में भी कोई नया आइडिया नहीं है, बैड बैंक भी कैसे रिजोल्व करेगी, नहीं कर पाएगी। तो इसके साथ में जो मैंने 2 रिकमेंडेशंस दिए हैं वो गवर्नमेंट को उसको बहुत ही फास्ट उस पर कार्रवाई करे, जिससे हमारे जो गरीब हैं, हमारे जो मिडिल इनकम ग्रुप ऑनेस्ट टैक्स पेयर हैं, उनका पैसा वापस आ सके। हमारे ऐसे बहुत ही लोग हैं जो मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं जिन्होंने एक बैंक से हाउसिंग लोन लिया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा मैं बाद में जनता के सामने रख रहा हूँ कि एक मिडिल इनकम ग्रुप मुश्किल से जिसका एक घर है उसने हाउस लोन लेके अपना एक घर बनाया, और उस बैंक ने अपना जो हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस था वो NBFC को बेच दिया। अब NBFC के रूल्स रेगुलेशन से गवर्न होने लगी, और उसने इंटरेस्ट मान लिया, उसने इन हाउसिंग लोन इंटरेस्ट जो लिया था वो लिया था 9% पे। तो इन NBFC ने बढ़ाना शुरू किया, 9% से पहुंच गए 13% तक। तो ये किस तरीके से, तो इन्होंने एक तरीके से पैसा ठगा बैंकों से लोन लेकर, दूसरी तरफ पैसा ठगा जो ये आम आदमी था जो उनसे जिन्होंने बैंक से फाइनेंस लिया था, अब उसको NBFC में ट्रांसफ़र होके इन लोगों ने उनको भी ठगा। तो इनके लिए कोई कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए, और जो ऐसे लोग हैं जिनको NBFC ने ठगा इस तरीके से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करके, उनके लिए भी एक फास्ट मैकेनिज्म जो है ना गवर्नमेंट को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को उसमें लाना पड़ेगा और जल्दी ही कार्रवाई करनी पड़ेगी। दोस्तों, यदि आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर एक बार मैं कहूँगा बहुत ही जल्दी इसको लाइक करिए यदि आपको वीडियो पसंद आया है, और इसको सब्सक्राइब भी करिए। पल्स बीट ऑफ इंडिया। धन्यवाद।